ग्रॉस मेथड डिस्कस करा था ना हमने। ग्रॉस मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं, कैश फ्लो का बड़ा, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो एडजस्टमेंट हमारी आ जाएगी। ग्रॉस मेथड आपका स्कैनर जो मैंने सेंड करा था, दिल्ली का क्वेश्चन है ये, 2015 दिल्ली 2015 में आया एग्जाम में, निकाल लो एक बार सभी क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं कराने जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मैं इधर ही दिखाऊंगा और साथ साथ सॉल्यूशन भी करता जाऊंगा। ठीक है, आते हैं इसके नोटबुक पे। करें स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ ले पहले। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, हो गया जूम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था दिल्ली 2015। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट दिख रहा है क्वेश्चन। थर्मल पावर लिमिटेड, थर्मल पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड से शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 11 लाख से सर 12 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। सुनते भी जाओ साथ साथ, कब कहाँ क्या होगा बनाएंगे तो हम बाद में, पहले समझते भी जाओ कि कब कहाँ क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सर प्लस हो जाएगा, कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नीचे नोट दिया हुआ है, नोट पढ़ लेंगे अभी हम बाद में क्या है नोट के अंदर आके। फिर नॉन करंट लायबिलिटी का कोई नोट नहीं है नीचे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आपका 1,70,000 से 2,40,000 हो गया, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ना ऊपर ना ईयर बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे एग्जाम में, कई बार ये वाला ईयर इधर और ये वाला ईयर इधर लिख देता है, तो हमारी आदत होती है हमेशा इधर से इधर करने में, तो पूरा गलत हो जाएगा, फालतू में 6 नंबर चले जाएंगे वेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना, कभी ये वाला इधर लिखो और ये वाला इधर लिखो। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कंपेयर करना होता है। प्रीवियस ईयर में 1,70,000 है और करंट ईयर में 2,40,000 है, मतलब इंक्रीज हो गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। करंट लायबिलिटी की एंट्री आपकी कहाँ पे जाती है? ये जाती है आपकी ऑपरेटिंग वाले उसमें, ऑपरेटिंग उसमें जो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंज वाला, उसमें जाता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ना कोई नोट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कोई नोट नहीं दिया है, तो अभी मैं समझाऊंगा इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, अदरवाइज इसका कभी कभी नोट भी दिया होता है। फिर आप नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स है, नोट नंबर 2 दिया हुआ है, और इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर 3, तो यहाँ देखो नोट दिए हुए हैं नीचे। रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही बैलेंस है, एसपीएल अकाउंट, कितना अमाउंट है? 2 लाख से 3 लाख हो गया, देख लेंगे क्या होगा। मशीनरी का आपका मशीनरी का बैलेंस है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस है, तो इसका मतलब ये ग्रॉस मेथड हुआ। कौन सा हुआ ये? ग्रॉस मेथड। हम पीछे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे क्या दिए है अभी, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट मेंटेन होंगे, मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों। गुडविल ध्यान से देखना बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स आप लोग समझ लो एक बार, अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब होता है हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया इसको, मतलब राइट ऑफ कर लिया। तो जब भी कभी कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, कुछ भी हो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, अगर वो आपका कम हो रहा है प्रीवियस से करंट में, तो फिर तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर लेना। किस नाम से? गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से। और अगर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे, मान लो 40 यहां होता और 1,12 यहां होता, तो अगर इंटेंजिबल एसेट हमारा बढ़े तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। जो कल मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे पिछली क्लास में, उसमें था ये आपका एक क्वेश्चन में गुडविल बढ़ रहा था, तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने उसको कंसिडर करा था। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपका इंटेंजिबल एसेट कभी घटे तो वो राइट ऑफ होगा, वो राइट ऑफ होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और अगर बढ़े तो वो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट होगा और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका ये पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग है 24,000, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000, तो 24 माइनस 16 कितना हुआ सर?
24 माइनस 16 हुआ 8000। 8000 की चीज हमने 6000 में बेच दी, तो लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस हो जाएगा। कितने का? 2000 का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ, आपको जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ टॉपिक, वैसे वैसे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। तो आज हम इसको करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाओ नोटबुक पे, बनाए फॉर्मेट। कुछ ज्यादा जूम हो रखा है इस हिसाब से, बुक के हिसाब से, तो अपने लेवल पे ले आते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 24 है ये, 2015 2015 का क्वेश्चन है। इसका बनाना है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो एक ही पेज पे आ जाएगा मुझे लग रहा है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, उस दिन हमने फॉर्मेट खामा बड़ा बना लिया था। ये एक ही पेज पे, सिंगल पेज पे आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या आप ये भी लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लो हम सॉल्व करेंगे, मान लो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हेडिंग लिख लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मुझे आइडिया है कितनी जगह छोड़नी चाहिए, आपको नहीं है आइडिया तो आप अलग अलग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की 2 ही एंट्री आएंगी इसमें, हमारी मैक्सिमम 3 एंट्री आ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। तो हम यहाँ पे तीसरा लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसके बाद का तो फिर वो लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 एक्टिविटी हमने लिख ली। 3 एक्टिविटी लिखने के बाद हम बनाएंगे अपना वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट का काम पूरा कर लेंगे। मुझे बताओ, बैलेंस इन एसपीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, क्या मेरे पास वो 4 में से कोई एक एंट्री है ऐसी जिसमें रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, या प्रोविजन फॉर टैक्स हो, या कोई डिविडेंड हो? नहीं है, तो मैं प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट नहीं करूंगा, वही लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में आपके अकाउंट बना दे दूंगा। हमें एडजस्टमेंट दे रखी है मशीनरी की, तो हम एक मशीनरी अकाउंट मेंटेन करेंगे। मशीनरी अकाउंट जैसे हमने लास्ट क्लास में बनाया था वैसे ही ये आपका अभी मैं फ्लो में ना बड़ा मशीनरी अकाउंट बना देता, क्योंकि डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूँ 11th वालों को। अभी पूरे पेज पे लाइन खींचने वाली थी। मशीनरी अकाउंट मान लो आपका 4-5 लाइन के अंदर में आ जाएगा। फिर आप इसमें मेंटेन करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया था ना, दिखाऊं क्वेश्चन दोबारा? या फिर क्वेश्चन मैंने पहले पढ़वा दिया था। टेंजिबल एसेट का बैलेंस है, उसी के अंदर मशीनरी है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 रुपए।
टेंजिबल एसेट का, और यहाँ लिख दोगे नीचे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है आपका टेंजिबल एसेट का 10,70,000 रुपये, 10,70,000 रुपये। इसके बाद हमने बेची है मशीन 6,000 में बाई बैंक अकाउंट, सेल करी है हमने कितने में, 6,000 में, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 8,000। 8,000 कैसे पता लगा मुझे, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16, 8 को 6 में बेचा तो 2,000 का लॉस। तो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस हो गया 2,000 रुपए का। और जो 16,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है इस वाली मशीन पे जिसको हमने बेचा है, उसको हम यहाँ पर किस नाम से दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन सोल्ड मशीन का, क्योंकि इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। कब रिकॉर्ड करते हैं, जब मशीन बेची जाती है तो इकट्ठा करके एक बार में दिखा देते हैं। तो 16,000 रुपए यहाँ दिखा दिया। इसके बाद ये वाला जो अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ी हो गई, मैंने वहां से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। 1 मिनट, कोई बच्चा बता भी नहीं रहा मुझे कितना है ये, 10 लाख और 12,70,000। ये मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये 10 लाख है और ये 12,70,000 है। याद है कहाँ गलती हुई थी, ये आप लोगों से भी हो सकती है। मैंने यहाँ से उठा के बैलेंस लिख दिया था, लेकिन ये नोट दिया हुआ है नीचे, तो आप जब नोट में आओगे तो मशीनरी का बैलेंस ये है, ठीक है, 10 लाख और 12,70,000, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 1.5 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो 10 लाख और 12,70,000 यहाँ पे करेक्शन कर लेना। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 12,70,000, और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। ये डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा होता है ये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि हम कर चुके हैं पहले ही। मशीनरी अकाउंट कितना ट्रांसफर करा है, 16,000, ठीक है। यार बना के समझाया था ना उस दिन मैंने, ये 16,000 ये वाला ये हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी एक्यूमुलेटेड। अब यहाँ पे टोटल वोटल करेंगे तो ये बैंक अकाउंट से परचेज आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ये परचेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, परचेज बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे टोटल करेंगे तो इधर से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, इधर से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000, 1,50,000, 66,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेप्रिसिएशन निकला पूरे साल का 66,000 बैलेंसिंग फिगर। परचेज कितना आ रहा है एक बार बताना कोई, 12,70,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000, 12,94,000, 12,94,000, 12,94,000 माइनस 10 लाख। तो जरा देखिए इनका परचेज यहाँ पे दिया होगा हमसे, परचेज नहीं दिया इस बार, चलो कोई नहीं, 2,94,000 परचेज आएगा। परचेज का अमाउंट इस बार दिया नहीं है इन्होंने, फिर कोई बात नहीं, 2,94,000। करते हैं आगे क्वेश्चन। एक बार कैलकुलेशन कोई चेक कर लो, मुझसे कई बार नहीं हो जाती है कैलकुलेशन। सही आ रहा है परचेज, एक बार ये दोनों अकाउंट चेक कर लो, सही करेंगे ना बिल्कुल, ठीक है। चले आगे, ये वर्किंग नोट का काम हो गया हमारा, मशीनरी अकाउंट बन गया, यहाँ से परचेज निकल गया। अच्छा यहाँ लिख दूं मैं क्या क्या होगा इनका, परचेज क्या होगा सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। सेल का क्या होगा, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। फिर ये लॉस का क्या होगा, जो ये लॉस है ऐसे एरो बना के लिख लेना, ये लॉस क्या होगा,
लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, इस डेप्रिसिएशन का क्या होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, समझ गए, और कहीं कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही लिख लेते हैं, ये लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही लिख लेते हैं सबसे पहले। परचेज ऑफ, आंसर पता लग जाएगा ना इससे, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट हमने खरीदा 2,94,000, ये निकल के आया हमारा, ये नेगेटिव में। एंड सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट 6,000। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 2,88,000, बिल्कुल ठीक आ रहा है ये नेगेटिव में। इन्वेस्टिंग का आंसर हो गया ये लो, 2,88,000 नेगेटिव में है, तो ब्रैकेट लगा लेना। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, बी पहले सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन देख लो फिर से एक बार, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया अकाउंट बना के, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के। फिर आपका देखो इन्वेस्टिंग का आंसर 2,88,000 आ गया। अब बनाते हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंस, बाकी का क्वेश्चन इधर है और क्वेश्चन पीछे देखने की जरूरत नहीं है हमें, बाकी ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया। करें, बहुत आसान हो जाएगा कैश फ्लो अगर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन करके नहीं भेज रहे, अब मैं ऐसे धमकी देता हूँ तो फिर सब भेजते हैं, तो ये डर फिर कब तक रहेगा, ऐसे डर डर के पढ़ोगे क्या। यहाँ पे हम, अच्छा प्रॉफिट की ना कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, जैसे कि आपका एसपीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है खाली, यहाँ देखो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ एसपीएल अकाउंट का बैलेंस है, ना तो जनरल रिजर्व है, ना क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है, ना क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड है। जो जो चीजें मुझे अपने प्रॉफिट में ऐड करनी होती थी नेट प्रॉफिट बनाने के लिए बिफोर टैक्स, वो कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, तो मुझे वर्किंग नोट बनाने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ सीधा लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि कोई एंट्री ही नहीं है हमारे पास ऐड करने वाली, तो फिर हम क्यों फालतू का वर्किंग नोट बनाएं, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे डायरेक्ट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 3 लाख माइनस 2 लाख, यह आ गया आपका 1 लाख। फिर इसमें हमें ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं हेड नहीं बना रहा, मैं सीधा डेप्रिसिएशन ऐड कर दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट 66,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल एमोटाइज, कुछ भी लिख सकते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल 1,12,000 से 40,000 हो गई है क्वेश्चन में, 1,12,000 से कितनी हो गई है 40,000, तो कितने से रिटर्न ऑफ हो गई 72,000, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व हो रही है, अभी आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अभी तो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, गुडविल की वैल्यू कम हो रही थी तो यहाँ ऐड कर दी, अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ती तो इन्वेस्टिंग में चला जाता है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। फिर हम यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमें लॉस भी तो हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या मशीनरी लिख लो, हमें एसेट्स को बेचकर लॉस हुआ था, कितने का था 2,000 का, वो भी ऐड कर लिया। क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्वेश्चन में, जैसे कि सर क्या, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, क्या है कुछ यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता पेपर, कुछ भी नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो यहाँ तक सॉल्व करके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आएगा ये वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का, जरा ऐड कर लें इनको, 1,00,000 प्लस 66,000 प्लस 72,000 प्लस 2,000, 2,40,000, ठीक है। यहाँ तक लिखो पहले सब,
देखो पहले करंट एसेट की ट्रीटमेंट देख लेते हैं, पहले करंट एसेट को देख लेते हैं। करंट एसेट में 4 आइटम है, इस 4 में से सिर्फ ये वाले 2 आइटम ही मेरे करंट एसेट माने जाएंगे कैश फ्लो बनाते टाइम, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो कैश इक्विवेलेंट होता है, और जो कैश होता है वो तो कैश होता ही है, ठीक है ना। जो कैश है वो तो कैश है ऑलरेडी, और जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी कैश है, मतलब कैश का इक्विवेलेंट है। तो ना तो इसको करंट एसेट मान सकते हैं, ना इसको करंट एसेट मान सकते हैं कैश फ्लो बनाते टाइम, अदरवाइज है तो ये करंट एसेट। अरे भाई करंट एसेट के नीचे लिखा है तो करंट एसेट ही होगा ना। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ अलग बताता है, वो AS3 के अकॉर्डिंग चलता है, और AS3 कहता है कि ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो आप इसको करंट एसेट में नहीं मानोगे यहाँ पे। तो फिर हम इन दोनों को देख लेते हैं। इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 1,21,000 है और 1,29,000 हो गया, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये माइनस हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो है ये। कितने से माइनस होगा सर? 8,000 से। यहाँ देखो आप यहाँ लिखोगे ऐसे, माइनस साइन लगा लेना और डायरेक्ट लिख देना ऐसे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। आपको कोई हेड बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा हेड बना के करना चाहे कर सकता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप ब्रैकेट में दिखा देना बस कितना इंक्रीज हुआ, 129,000 माइनस 12, ये चेंज दिखाना है हमें, आप माइनस प्लस के चक्कर में पड़ जाना। यहाँ पे 8,000 रुपये माइनस में दिखा देना बस आप, और ये नहीं भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा, ये मत लिखना, आप डायरेक्ट 8,000 लिख देना तब भी हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हुआ है तो ये भी माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखो ट्रेड रिसीवेबल ये रहा 143 से 170 हो गया, तो मैं 170 और 143 का डिफरेंस निकाल देता हूँ, 27,000, ये माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 2,04,000 से 1,79,000 हो गए। ट्रेड पेबल की वैल्यू घट गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो क्या होता है, प्लस या माइनस? ये भी माइनस होता है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू घटने का मतलब हमने पेमेंट कर दी उसको, है ना, हमने पेमेंट कर दी तो कैश का आउटफ्लो हो गया, तो ये भी माइनस, यहाँ लिखोगे माइनस साइन, और ये हो जाएगा आपका डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे, 204,000 माइनस 179,000, 25,000, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 2,40,000। एक मिनट, अभी एक एंट्री और आनी है, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। एक एंट्री और है, वो काम की एंट्री है बहुत, यहाँ देखो ये ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कोई नोट ना दिया हो, कभी कभी क्या होगा इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, तो उसका क्या होगा वो बाद में सीखेंगे, हमने अभी प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। फिलहाल यहाँ पे कोई भी इसका नोट नहीं है, मतलब इसके नीचे की क्या एंट्री है वो हमें नहीं पता, तो आप ना इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लेना। आप इसको क्या ट्रीट कर लेना, करंट लायबिलिटी। तो आप 77 से कितना हो गया सर, 50 हो गया, तो कितना 27,000, 27,000 आप सीधे सीधे यहाँ पे माइनस कर लेना। डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन 27,000। कोई बच्चा देखो इन सारे अमाउंट को सॉल्व करो, आपका आंसर 153 आ जाएगा ऑपरेटिंग का। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि टैक्स पेड मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैश फ्लो। हाँ इसका भी होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सभी का होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए नहीं देते, वरना सभी के नोट्स जो अकाउंट्स होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, ए पार्ट जरा एक बार स्टार्टिंग से सॉल्व कर लेते हैं। 2,40,000 में से माइनस करना है 8,000, फिर माइनस करना है 27,000। देखो मैं अगर यहाँ हेड बनाता ना तो दूसरा वाला हेड खाली चला जाता, क्योंकि सारी एंट्री माइनस हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हेड मत बनाना वरना आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। 1,53,000, ये इसका आंसर 1,53,000 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखो दिखा देता हूँ मैं आंसर भी, ऑपरेटिंग का ये रहा 1,53,000 का आंसर दिख लेगा, ये ऑपरेटिंग का 1,53,000, ठीक है। अब बस हमें क्या निकालना है, फाइनेंसिंग का निकालना है, और फाइनेंसिंग का आंसर 1,70,000 आ जाना चाहिए, और नेट इंक्रीज आ जाना चाहिए हमारा 35,000। ये दो अमाउंट याद रखना, ठीक है। 18 में यहाँ से फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो शेयर कैपिटल की वैल्यू, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो आप यहाँ लिखोगे
प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल एससी, 11 लाख से 12 लाख हो गया तो 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपए की प्रोसीड हुई। उसके बाद बोरोइंग्स है, देखो यहाँ पे ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,70,000 से 2,40,000 हो गया, तो 40 और 30 70,000 से बोरोइंग्स भी बढ़ गया। तो जब उधार लेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, तो यहाँ लिख लो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग 70,000। तो फाइनेंसिंग का आंसर आ गया 1,70,000, यही तो आंसर था 1,70,000, ये आ गया फाइनेंसिंग का आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीसरी एक्टिविटी। फाइनेंसिंग फिर से बताना। फाइनेंसिंग में एक तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा था 1 लाख से, ये देखो शेयर कैपिटल 11 लाख से 12 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए प्लस हो गया। फिर देखो और कोई फाइनेंसिंग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,70,000 से 2,40,000 हो गया, तो 70,000 बढ़ गया, तो ये भी कैश का इनफ्लो है, तो ये 70,000 प्लस। और तो कुछ है नहीं फाइनेंस का पार्ट, क्योंकि करंट लायबिलिटी वहां चला जाता है, नॉन करंट एसेट आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है और करंट एसेट भी आपका वर्किंग कैपिटल चेंज का पार्ट होता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में या तो शेयर कैपिटल होगा हमेशा, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या बोरोइंग्स वगैरह होगा, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर पे करा है तो वो सब। तो फाइनेंसिंग में 2 ही एंट्री थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो दोनों एंट्री हमने लिख दी। अब इन तीनों के आंसरों को जरा ऐड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 1,53 प्लस 1,70, 3,23 माइनस 2,88, 35,000, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव में आ रहा है, यहां लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा 35,000 आ गया। जैसे ही हम इसमें नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग ऐड कर देंगे, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मेरे पास ना जगह नहीं है तो मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 आइटम है, यहाँ देखो, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख और एक कैश है 3,75,000। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख और कैश है आपका 3,75,000, तो आप 1.5 लाख और 3,75,000 को ऐड करके ऐड कर लो। 1.5 लाख कैश और 3,75,000 आपका, ये 1.5 लाख करंट इन्वेस्टमेंट और 3,75,000 आपका कैश, तो ये 5,25,000 ऐड होना चाहिए, मतलब ये 5,25,000 ऐड होना चाहिए। और ऐड करते ही जो आंसर आ जाना चाहिए वो क्लोजिंग कैश के इक्वल आ जाना चाहिए, 5,60,000, ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जरा क्रॉस वेरीफाई करते हैं क्या मैच हो रहा है या नहीं। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,60,000। देखो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्लोजिंग कैश कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट है क्लोजिंग 2,40,000 और कैश है 3,20,000, 3 और 2 5 लाख और ये 60,000, हो गया मैच। इन दोनों का समेशन के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने इन दोनों का समेशन ऐड करा था पहले, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस को यहाँ पे ऐड करके हमने इधर 5,25 ऐड करा नेट इंक्रीज में, फाइनल आंसर 5,60,000 जो इन दोनों के समेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लो ये लो। अब मैं इसकी कॉपी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, या तो सबको, अगर किसी ने कॉपी ना करा हो जो समझ रहा हो सकता है तो पहले, तो उसके लिए मैं अभी भेज दूंगा इसका पूरा सॉल्यूशन जो मैंने कराया, समझ आ जाना चाहिए और फिर क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, अभी हमारे पास टाइम है, मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कौन लेफ्ट हो रहा है ये, अभी जाना नहीं है कहीं। सैंपल पेपर आया है ना जो हमारा नया नया लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, उसमें क्वेश्चन है ऐसा ग्रॉस मेथड का।
ये देखो आपके सामने आ गया ये सैंपल पेपर, ठीक है। ये रहा आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, बाद में पढ़ते रहना इंस्ट्रक्शन क्या है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, अरे पूरा डिस्कस करने का टाइम नहीं ना मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज को हम डील नहीं करते हैं सर? पार्टनर सैलरी भी लिखनी होती है, पार्टनर का कैपिटल का इंटरेस्ट भी लिखना होता है, पार्टनर का कमीशन भी लिखना होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को डील नहीं करते। द आंसर इज ए, ठीक है। अब छोड़ो इसको, हम कैश फ्लो पे आते हैं, बाद में करते रहना है, या मैं बाद में कराऊंगा। हम आते हैं अपने कैश फ्लो के क्वेश्चन पे। कहाँ है कैश फ्लो? ये रहा शायद। ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कॉमन साइज स्टेटमेंट। अरे कॉमन साइज कितना बड़ा, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है 32, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 32। कितने मिनट है क्वेश्चन पढ़ने के लिए? बहुत है, 6 मिनट। मुझे करके भेजना है अभी, ठीक है आप लोगों को, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ, जो भी है ये रायगा लिमिटेड, जो भी 31 मार्च 2019। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 2.5 लाख से 2 लाख। अच्छा ईयर देखो ध्यान से, ओहो उल्टा लिखा हुआ, मैंने कहा था ना उल्टा लिखा हुआ ईयर। 19 इधर है, 20 उधर है, दिख रहा है? 19 इधर है, 20 उधर है, तो 19 से 20 में देखना है। 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, तो 50,000 फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 देख लेंगे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 2 वो भी देख लेंगे नीचे क्या है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल नोट नंबर 3 है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। फिर अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 4 है, उसे भी देखते हैं आगे क्या है। काफी नोट है इसमें तो। फिर आपका नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट का नोट नंबर 5 है, फिर इंटेंजिबल का नोट नंबर 6 है। नोट ही देख लो इससे अच्छा तो। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आ जाओ नोट पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों एक बात, रिजर्व एंड सरप्लस में ना खाली जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो सर एसपीएल का तो बैलेंस है नहीं, प्रॉफिट कहां से लाएं? एसपीएल का बैलेंस नहीं है, तो अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना एसपीएल का बैलेंस ना हो, तो आप इसी का डिफरेंस ले लेना खाली। देखो 50,000 से 70,000 हो गया, तो 20,000 रुपए आप लिख लेना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कोई और एंट्री अगर नहीं है तो, अगर कोई एंट्री नहीं है इसमें ऐड करने वाली, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड है क्वेश्चन में, नहीं। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में है, नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में है, नहीं है वो भी। मैं क्वेश्चन कर चुका हूं पहले, मुझे पता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप देख लो चाहो तो, नीचे एक ही एडजस्टमेंट है बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो सारी एंट्रियां जो हम ऐड करते थे वो नहीं है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा सर? वो 20,000 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 20,000 से शुरू होगा, फिर आप करते जाना अपने हिसाब से। देखो 12% डिवेंचर है, अगर रेट लगा होता है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। और नीचे देखो डिवेंचर को रिडीम करना है 31 मार्च 2020 में। इसमें बता दिया है कि डिवेंचर कब रिडीम होगा, मैंने आपको बताया था। अगर ना बताया हो तो हमें अपनी एजम्पशन लेनी होती थी, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो इनको मानना पड़ेगा हमें। तो अगर हम डिवेंचर के रिडेम्पशन एंड में करेंगे तो फिर भाई इंटरेस्ट तो हमें सबको देना पड़ेगा, मतलब पूरे 1 लाख पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो रिडेम्पशन हुई है, जो रिपेमेंट हुई है, वो एंड में हुई है। जो 20,000 की रिपेमेंट दिखाई दे रही है ना आपको, 1 लाख से 80,000 हो गया, वो जो 20,000 की रिपेमेंट हुई है वो 2020 के एंड में हुई है। इसका मतलब उनको भी इंटरेस्ट हमें इस साल का पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की वैल्यू जो होगी वो 1 लाख का 12%, 12,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। समझ गए? मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ खाली मैं। फिर आप देखो ग्रॉस मेथड है। ग्रॉस मेथड कैसे पता लगा सर? मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 30,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 10,000, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना, वो कॉस्टिंग नहीं है बच्चों, वो कॉस्टिंग नहीं है। अपने आप दिमाग लगा के करना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ठीक है ना। आप लोग अपने आप, वो कॉस्टिंग नहीं है, वो बुक वैल्यू है, और उसने प्रॉफिट पे बेचा है, लॉस पे बेचा है 50% ऑन बुक वैल्यू के। तो 30,000 अगर बुक वैल्यू हो तो उसका 50% लॉस, तो 30,000 की चीज 15,000 में बेची है, ठीक है। ध्यान से समझना, कॉस्टिंग नहीं है। कभी तुम 30 में से 10 माइनस कर दो और फिर 20,000 पे कैलकुलेशन कर दो, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये क्वेश्चन अभी मैं भेज रहा हूँ सबको, अगर किसी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लो, आधा क्वेश्चन इधर है, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, और आधा क्वेश्चन आपका अगले पेज पे है। नहीं तो फिर मैं सेंड कर दूंगा अभी पीडीएफ, क्योंकि ये क्लास बंद हो जाएगी फिर। अच्छा पीछे का डाउट तो नहीं है ना किसी का कुछ? क्योंकि नहीं लूंगा इसके बाद फिर मैं क्लास, या तो अगर डाउट है तो फिर ज्वाइन करवाऊंगा दोबारा। ये होमवर्क नहीं है अभी करना है, ये अभी करके भेजना है। 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 20 मिनट का टाइम है। ये क्वेश्चन आता इधर है, ये देखो आपका
ये इधर पूरी बैलेंस शीट बनी है, फिर नोट्स टू अकाउंट और इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल लेटेस्ट सैंपल पेपर है आपका, अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर इस साल का रिलीज हुआ है उसी का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई निकालता है अपना। समझ आ गया सबको? कौन गायब हो गया क्लास से? या तो एक काम करो, फिर ज्वाइन करो दोबारा से, मैं कराता हूँ फिर इसको साथ साथ, है ना? सभी बच्चे ज्वाइन करो, मेन चीज करा देता हूँ, वर्किंग नोट वगैरह जैसे है वो सब। मैं क्वेश्चन भेजता हूँ पहले ग्रुप में, फिर वहां खोलना आप लोग, और फिर मुझे ज्वाइन करो दोबारा। बंद कर रहा हूँ इसको मैं, समझ गया ना? फिर से ज्वाइन करो, मैं करा देता हूँ अभी खुद ही।